हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। चलिए आज की क्लास में हम जो नोट सेट 7 का जो पेपर हुआ है मेंस का, उसके कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं। जो एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की हमारे पास नहीं है, जितना भी जो हमारे पास फीडबैक आया है और जो कमेंट हमारे पास आए हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है उन्होंने बताया, जिस हिसाब से हमने एक मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशन तैयार करने की कोशिश करी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो ओबीजी की सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। कुछ इस तरीके की जो इमेज देखी गई थी उसमें से कम से जो है 3 मेन वर्ग के क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 ओबीजी के जो मेन वर्ग के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करें, दैट इज द फर्स्ट इमेज, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड और दैट इज फोर्थ। ये एग्जैक्ट नहीं है, जैसा फीडबैक मिला है कि कुछ इस तरीके की इमेज पूछी गई है, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये एग्जैक्ट जो क्वेश्चन एग्जैक्ट इस तरीके की इमेज थी एग्जाम में या नहीं थी। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट जो सेकंड इमेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दैट इज द डिटगन मेनवर। और सेकंड जो दैट इज मॉडिफाइड डिटगन मेनवर। तो जैसा कमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि इस तरह की कुछ इमेज एग्जाम में पूछी गई थी, दैट इज द डिटगन मेनवर। नेक्स्ट हम बात करें जो थर्ड इमेज है, दैट इज द मेक रोबोट मेनवर। ये कौन सी मेनवर के अंदर था? मेक रोबोट मेनवर। ऐसा भी एक मेनवर एग्जाम में पूछा गया था। और लास्ट अगर हम बात करें तो जो थर्ड मेनवर पूछा गया था, दैट इज द मॉडिफाइड स्मेल वेट टेक्निक। मॉडिफाइड मोरिकी स्मेल वेट टेक्निक, इस तरीके का भी जो हमें पता चला कमेंट से कि इस तरीके की जो है इमेज पूछी गई थी। तो 3 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, दैट इज मेनवर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब आपको कमेंट करना है कि यही इमेज यही वाली थी या कुछ अलग वाली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसा कैनुला की आपको इमेज वहां पे पूछी गई थी इमेज बेस्ड क्वेश्चन के, दैट इज द आईबीक्यू इमेज बेस्ड क्वेश्चन। 10 से 15 इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार एग्जाम में। दैट इज द लीच विल्किंसन एचएसजी कैनुला। हिलपेट हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी में जो ये कैनुला, हिस्टेरेक्टमी में जो कैनुला यूज होता है वो कौन सा था? लीच विल्किंसन एचएसजी कैनुला। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? लीच। तो इस तरीके से कितने क्वेश्चन हो गए? 3 मेन वर्क पूछे गए थे एंड दैट इज फर्स्ट वन। चार टोटल 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, जो 4 इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आपको देखना है कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था कुछ इस तरीके का, एग्जैक्ट इमेज ये नहीं थी, लेकिन जो कुछ इस तरीके का ग्राफ वहां पे पूछा गया था, दैट इज ये पूछा गया था कि किस टाइप का जो ये ग्राफ शो कर रहा है। और कुछ इस तरीके का जो कमेंट करा है बच्चों ने, कुछ इस तरीके का देखने को मिला था वहां पे। जो ये जो ग्राफ है जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ, दैट इज द यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। यानी कि हर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के साथ डीसेलरेशन का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट कम हो रही है। ये देखिए यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन हो रहा हो और यहाँ पे हार्ट रेट जो फीटल हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो दोनों साथ साथ नहीं हो रही। पहले यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, उसके कुछ देर बाद में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फीटल हार्ट रेट है वो डिक्रीज, इसको हम बोलते हैं लेट डीएसएलरेशन। ठीक है, तो ये किस चीज को शो करता है? ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन पूछा था वेरिएबल डिसेलरेशन का प्री का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में भी आप पॉइंट लगा के चलिए। आप चारों टाइप की डिसेलरेशन पढ़ के चलिए। इसमें एक ट्रिक होती है, वो आपको याद रखनी है। एटलीस्ट वो याद रखोगे आपकी इजीली क्वेश्चन हो जाए। दैट इज द व्हील चॉप। व्हील चॉप का क्या मतलब होता है? व्हील जो है 4 टाइप है डिसेलरेशन और फिटल हार्ट रेट के। वी से अगर हम बात करें, दैट इज द वेरिएबल डिसेलरेशन। वो किस लिए किस में देखने को मिलता है? दैट इज कोड कंप्रेशन। यही प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोड कंप्रेशन में कौन सा, या फिर वेरिएबल डिएक्सेलरेशन किस वजह से देखने को मिलता है? कोड कंप्रेशन। ई की अगर हम बात करें, दैट इज एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब होता है, सॉरी ई का बात करें हम, दैट इज अर्ली डिएक्सेलरेशन। ये किस में देखने को मिलता है हमें? दैट इज हेड कंप्रेशन। जो फीटल हेड है वो अगर कंप्रेस हो जाता है तो उसका हार्ट रेट कम हो जाती है वेगुलर स्टिमुलेशन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें ए, दैट इज द एसिलेशन, यानी हार्ट रेट बढ़ रही है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इज बेबीज फीटल इज ओके। और दैट इज लेट डीएसेलरेशन। और लेट डीसेलरेशन किस में देखने को मिलता है? दैट इज प्लेसेंटल। जब हम डिस्कस करेंगे पूरी ओबीजी की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, उसमें पूरा हम डिस्कस इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आप एक ट्रिक याद रखिए, व्हील चॉप। तो इनमें से 2 बार प्री में क्वेश्चन पूछा है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इस तरीके की इमेज थी, दैट इज द, तो करेक्ट आंसर विल बी दैट इज लेट डीएसेलरेशन। एग्जैक्ट डाटा हो सकता है इमेज में कुछ चेंजेस हो, लेकिन जैसा डाटा हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग आंसर है लेट डीएसेलरेशन। और यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे कितने भी अगर क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन जो थे एम्स की गाइडलाइन, डिपेंड करेगा कि एम्स उस गाइडलाइन को किस गाइडलाइन को फॉलो करता है। जो प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन थे
हमने सुना क्रिटिकल नर्सिंग के भी 10 से 15 क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रायोरिटी देखा जा रहा था, आइदर वो सक्शनिंग हो, आइदर उसमें ड्रग हो, आइदर नॉन एपिनेफ्रिन हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, ऐसे क्वेश्चन सब जो कोचिंग वाले हैं वो आपको अलग अलग आंसर बताएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है, जैसे प्री में देखा गया था वो डिपेंड करेगा कि एम्स जो है क्या आंसर मानता है, तो 10-15 क्वेश्चन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, वो डिपेंड करेगा कि एम्स उसका क्या क्वेश्चन मानता है। नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करें, बिल्कुल सेम इमेज पूछी गई थी एग्जाम में कि किस टाइप का ये प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी है, दैट इज द वेलेमेंटस प्लेसेंटा, दैट इज, यानी कि वेलेमेंटस प्लेसेंटा में क्या होता है, जो विलाई सिस्टम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बिफोर एंटरिंग इनटू द प्लेसेंटा, दैट इज द वेलेमेंटस प्लेसेंटा। ऐसा क्वेश्चन प्री में भी प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी का देखने को मिला था, वहां पे भी सर्कमवेलेट का क्वेश्चन पूछा था, दैट इज सर्कमवेलेट। तो देख सकते हैं आप दोनों प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी में प्री और मेंस दोनों में से क्वेश्चन पूछा गया, तो करेक्ट आंसर विल बी वेलेमेंटस प्लेसेंटा। तो अभी तक हमने कितने डिस्कशन क्वेश्चन करे हैं, दैट इज 3 मेनुअर हमने किया है, एक कैनुला हमने डिस्कस करा है, एक डीएसएलरेशन वाला क्वेश्चन और एक प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन। तो अभी आपको कमेंट करना है कि 5 क्वेश्चन में से अभी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ इस तरीके की इमेज आई थी एग्जाम में, इसमें बोला गया था, इजी इजी कर दिया था इसको, सिर्फ इमेज नहीं दी थी, उसमें एक कॉन्सेप्ट जो आपको एक वर्ड भी ऐड कर दिया था, दैट इज स्नोस्टॉर्म अपीरियंस। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, दैट इज स्नोर अपीरियंस। किस में देखने को मिलता है ये, दैट इज हाइड्रेटिव फॉर्म मॉल में, इसी को क्या बोलते हैं, मोलार प्रेगनेंसी, हाइड्रेटिव फॉर्म मॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल के अंदर ये देखने को मिलता है स्नोस्टॉर्म अपीरियंस। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, दैट इज 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। तो अब देखिए इमेज बेस में से आपने कितने सही करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो 7th क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इस तरीके की इमेज पूछी गई थी। तो ये क्या है, ये किस चीज को शो कर रहा है, दैट इज द डायगोनल कॉन्जुगेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डायगोनल कॉन्जुगेट, दैट इज द डायगोनल कॉन्जुगेट, करेक्ट आंसर होगा डायगोनल कॉन्जुगेट। तो जितने भी अभी ओबीजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, इमेज बेस्ड ओबीजी के क्वेश्चन पूछे गए, तो करेक्ट आंसर विल बी डायगोनल कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था डिग्री पे, क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पता है, लेकिन जितना कमेंट जितना पता चला था कि सेकंड डिग्री क्वेश्चन ये था, सेकंड डिग्री यूटेरो वेजाइनल प्रोलेप्स, मे भी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन जितना हमें पता चला दैट इज यूट्रो वेजाइनल प्रोलेप्स, सेकंड डिग्री के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मान सकते हैं कि अगर फर्स्ट डिग्री है तो जो डिसेंट होगा यूट्रस का, दैट इज अप टू द सर्विक्स इन द वेजाइना, यानी कि सर्विक्स का जो डिसेंट हो जाएगा वेजाइना के अंदर। सेकंड डिग्री में क्या होगा, सर्विक्स का जो डिसेंट होगा वो इंट्रोस्टर तक होता है, और थर्ड डिग्री के अंदर सर्विक्स इंट्रोइटस से बाहर की तरफ आ जाता है, और प्रोसीडेंसिया में पूरा यूट्रस जो है आउटसाइड आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एम्स कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं छोड़ता। ईसीआईसी में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यूट्राइन प्रोलेप्स के बारे में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो इसको आने वाले एग्जाम के लिए आप इसको याद रखना। एक डीएसएलरेशन हो गया, प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी पूछ रहे हैं तीनों एग्जाम के अंदर, एक यूट्राइन प्रोलेप्स का, या फिर एक जो टीयर होता है, पेरिनियल टीयर का भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ ग्रेडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं डिग्री वाले, ये आपको याद रखने हैं, या बेड सोर की ग्रेडिंग हो गई, आने वाले एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन आपको डोमिनेंट देखने को मिलेंगे। बेडसोर की ग्रेडिंग हो गई, इस तरीके से आपको जो अलग अलग ग्रेडिंग है वो याद रखनी है। इधर पेरिनियल टीयर पूछ लेगा, इधर यूट्राइन प्रोलेप्स पूछ लेगा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेकंड डिग्री का क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर ऑप्शन में था, दैट इज द डिसेंट ऑफ द सर्विक्स टू द इंट्रोइटस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी टू द इंट्रोइटस। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज 8th क्वेश्चन। 8th में अभी तक के आपको कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको चेक करते रहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा, तो जैसा हमें कमेंट में पता चला, दैट इज कंट्रोवर्शियल इमेज। अब आपको पहले ये जो है कंफर्म करना है कि इमेज कौन सी पूछी गई थी। देखिए सिमिलरिटी इमेज पूछी गई थी, इस तरीके की अगर इमेज पूछी गई थी जिसमें पूरा इस तरीके से बूट शेप आ रहा है, सबको पता है कि ये इजी क्वेश्चन था, कि सबको पता है, सबने देख रखी है टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, लेकिन एम्स ने अगर ऐसा कंफ्यूजन ऑप्शन दिया है, उसके अंदर एक और ऑप्शन था हाइटस हर्निया, आइदर स्लाइडिंग हाइटस हर्निया था, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। अब पहले आपको कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से दैट इज द फर्स्ट इमेज और दैट इज सेकंड इमेज, तो दोनों में से कौन सी इमेज आपसे पूछी गई थी। अगर ये वाली इमेज है तो करेक्ट आंसर विल बी टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, क्योंकि हम एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट इमेज का हमें पता नहीं है,
और उस इस तरीके से अगर पूरा जो प्रोट्रूजन हो गया है, जो स्टमक है, स्टमक कंटेंट का पूरा लंग्स में प्रोट्रूजन हो गया है, अगर वो कोई कंडीशन दे देता, साथ में कोई सिम्टम दे देता तो इजी हो जाता, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इमेज दी है। तो दोनों ही मिलती जुलती इमेज कुछ इस तरीके से एग्जाम में, जो हमें कुछ बच्चों का कमेंट आया कि दैट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, कुछ का कुछ हाइटिस हर्निया भी उसमें ऑप्शन में था। तो करेक्ट आंसर उस पर डिपेंड करेगा कि इमेज कौन सी पूछी गई थी। अगर इस तरीके से बूट शेप बन रहा था, दैट इज द टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। और इस तरीके से कुछ सर्कुलर, इस तरीके से जो स्टमक का जो प्रोट्रूजन हो रहा है, यानी कि जो आपका एब्डोमिनल केविटी है, उससे जो थोरेसिक केविटी के अंदर इस तरीके से स्लाइडिंग हर्निया के अंदर जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर कोई सिम्टम देता है तो इजी हो जाता है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट इमेज कौन सी पूछी गई थी। तो दिस इज द 9th इमेज बेस्ड क्वेश्चन। हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अब तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज लक्ष्य। ये एक इमेज पूछी गई थी, ये किस प्रोग्राम को शो करती है? उसमें ऑप्शन में था दैट इज RCH, दैट इज जननी सुरक्षा योजना, लक्ष्य, और एक और कोई ऑप्शन जो हमें पता चल रहा है कि कमेंट्स के थ्रू, दैट इज लक्ष्य। तो ये इमेज किसकी पूछी गई थी? दैट इज लक्ष्य की इमेज, लक्ष्य जो प्रोग्राम है उसकी इमेज पूछी गई थी। दैट इज 10th इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अभी हम सबसे पहले इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज 11th क्वेश्चन। तो ये ऐसी कुछ इमेज पूछी गई थी, दैट इज वेरी इजी, सबको पता है, सबने रट रखा, दैट इज यूटेराइन साउंड, दैट इज यूट्राइन साउंड। ये इमेज किसकी थी? यूट्राइन साउंड की। तो अब अभी तक आपके 11 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके आपको बताना है। और भी क्या क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं हम नेक्स्ट जो लेक्चर, हम जो नोट सेट का सॉल्यूशन है उसको 2 पार्ट के अंदर करेंगे। हाफ क्वेश्चन हम आज वाले लेक्चर में डिसाइड करेंगे, और सेकंड जो क्रिटिकल वाला जो मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल वाला जो पार्ट हम सेकंड लेक्चर के अंदर उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द 11th इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको इस तरीके की जो है केनला की यूट्राइन साउंड की जो इमेज दिखा के आपको पूछा गया था कि कौन सी इमेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 12th क्वेश्चन। ए पेशेंट कम इन इमरजेंसी विद मिथेनॉल पॉइजनिंग एंड हैविंग कंफ्यूजन एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? कुछ इस तरीके का सेम लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके की लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है कि मिथेनॉल पॉइजनिंग का जो केस आया है, लेकिन उसमें देखो 2 सिम्टम अगर उसने डाला, कंफ्यूजन और विजुअल डिस्टर्बेंस। तो करेक्ट आंसर अभी के लिए हम मान के चल रहे, दैट इज फोमेपिजोल। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? होमियोपिजोल। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप याद रखिए, जब भी एल्कोहलिज्म का इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आपको एक चीज और दिमाग में याद रखना कि जब पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए जब एल्कोहल यूज करता है, दैट इज लॉन्ग टर्म एल्कोहलिज्म। अब कंफ्यूजन कहाँ एम्स किस तरीके से क्रिएट करेगा अगले वाले एग्जाम में, दैट इज लॉन्ग टर्म एल्कोहलिज्म, यानी कि मान लीजिए किसी पेशेंट को 5 से 10 साल या 15 साल से वो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म कर रहा है। अब उसके अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन एक देखी जाती है, दैट इज कॉल्ड वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, दैट इज वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन अगले एम्स में देखने को मिले, या फिर किसी भी एग्जाम जो आने वाला RRB है किसी में ये एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलता है। वर्निक एनसेफेलोपैथी का क्या एक ट्राइड सिम्टम होता है, दैट इज द अटेक्सिया, दैट इज अटेक्सिया, कंफ्यूजन एंड निस्टेगमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एम्स ने जो अभी नोट सेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है, उसमें थोड़ा सा जो अगर किसी ने डीपली पढ़ा तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या दिया है, दैट इज द मिथेनॉल पॉइजनिंग के अंदर 2 वर्ड उन्होंने दिए कि कंफ्यूजन हो रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। तो इस ट्राइड में से पहला सिम्टम कंफ्यूजन है, दूसरा सिम्टम दैट इज निस्टेगमस, और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, दैट इज द B1 थायमिन। ये थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म पेशेंट में, जो विटामिन B1 है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, दैट इज वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। और इससे इसके साथ साथ एक और दूसरा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, दैट इज कोर्साकॉफ साइकोसिस। दोनों ही चीजें आपको अगले एग्जाम के लिए पढ़ के जानी है। कोर्साकॉफ साइकोसिस, कोर्साकॉफ साइकोसिस के अंदर मेमोरी इम्पेयर, मेमोरी जो आता है उसका वो भी अल्टर्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से था कि इमरजेंसी के अंदर आया, मेथनॉल पॉइजनिंग हो गई, तो करेक्ट आंसर विल बी होमियोपेजोल। लेकिन नेक्स्ट के लिए अब आपको ये भी कमेंट करना है कि फोर्थ ऑप्शन में B1 या थाइमिन तो नहीं था, B1 या थाइमिन तो नहीं था। अगर है तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, वैसे हम 80% हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा होमियोपेजोल है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हम फ्यूचर के लिए बता रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो सिर्फ आपका ध्यान इस पे नहीं जाना चाहिए होमियोपेजोल, आपका विटामिन बी, क्योंकि रिलेट नहीं कर पाते हैं इस एग्जाम में। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम दे दे कि एक पेशेंट आया है अटेक्सिया, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन मूवमेंट नहीं है, तो अटेक्सिया नहीं देके वो बोलेगा कि उसका इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहे हैं,
और उसको डिसोरिएंटेड हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, और उसको विजुअल डिस्टर्बेंस या आई मूवमेंट निस्टेगमस हो रहा है उसको बार बार, तो हम क्या देंगे, तो वहां पे फोमिपिजल आंसर नहीं आएगा, तो वहां पे आपका जाएगा दैट इज B1 थायमीन आंसर। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको याद रखना है दैट इज B1 हम यूज करते हैं। लेकिन वो कब होगा, वो आपको हिस्ट्री देगा कि एक पेशेंट है वो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का 5 से 10 से 15 साल तक वो एल्कोहल यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी में आया है और मेथनॉल पॉइजनिंग का केस है, तो करेक्ट आंसर विल बी फोमिपिजोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले हम जो साइकेट्रिक के क्वेश्चन हम कुछ डिस्कस करेंगे। पहले इमेज बेस हमने डिस्कस कर चुके हैं। कितने इमेज बेस हमने डिस्कस करे हैं, 11 इमेज बेस क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। उसमें से आपको देखना है कि कितने आपके सही हुए हैं। कुछ इमेज बेस क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ से हम साइकेट्रिक या कुछ ड्रग जो हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज methanol poisoning. Question number 13. A patient is sitting still, not moving or maintaining position for long time. What is diagnosis? कुछ इस तरीके का जो है लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर ये सारे सिम्टम देखने को मिलता है। जो पेशेंट रहता है उसको वो कैसे होता है, दैट इज म्यूट एंड मोशनलेस। ये याद रखना है। एक सेम टाइप की पोजीशन में मेंटेन करता है, दैट इज वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। पिछली बार एम्स के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, दैट इज वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का। तो आपको याद, जो एम्स क्वेश्चन रिपीट कर रहा है हर नोट सेट में, आइदर सिजोफ्रेनिया को किसी भी तरीके से पूछ रहा है, तो ये जो टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 3 एग्जाम से कंटिन्यू में बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 200% आएगा। 3 एग्जाम हो गए, 3 एग्जाम में एक भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आइदर वो पूछता है अब्रप्सो प्लेसेंटा, आइदर पूछा है प्लेसेंटा प्रीवा। और इन क्वेश्चन की हमने इतनी प्रैक्टिस करवाई है, अपने जो नोट सेट वाले लेक्चर है, एक से 21 वीडियो की सीरीज है और 5 वीडियो की सीरीज है। ठीक है, ये 26 वीडियो की नोट सेट बेस्ड सीरीज है, हमने इतनी प्रैक्टिस करवाई है ब्रब्स। और 3 एग्जाम में हमने ये बोला था कि 300 200 300% ये 1000% ही क्वेश्चन आएगा। और ESIC में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, प्रीमियस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और प्लेसेंटा प्रीविया जितने भी एग्जाम हुए हैं इनमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इन दोनों की फाइंडिंग का पूरा हमने डिस्कस कर रखा है, वहाँ जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं साइकेट्री का जो 13 क्वेश्चन है, जो पेशेंट है जो पोजीशन मेंटेन करके रखता है, म्यूट हो जाता है, स्टिल बैठा रहता है, शांति से बैठा रहता है, तो दैट इज द केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। करेक्ट आंसर केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन था, मिलिंग फीलिंग मेमोरी गैप विथ फैंटेसी एंड सेल्फ थिंकिंग। ऐसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था। आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, आपने एग्जाम दिया, आप लैंग्वेज आपको अच्छे से पता होगा, दैट इज द कॉन्फाबुलेशन। कॉन्फाबुलेशन, तो इससे रिलेटेड आपको 3 चीजें याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। दैट इज फर्स्ट वन इज कॉन्फाबुलेशन, डेट वन, सेकेंड वन इज सरकम स्टेंसिबिलिटी। ये सारा डिस्कस हमने नोटसेट की जो सीरीज चलाई थी ये ऐसे, उसमें सब कुछ डिस्कस कर रखा है, सरकम स्टेंसिबिलिटी। और थर्ड वन इज टेंजिबिलिटी। ये कुछ जो मैं वर्ड लग रहा हूँ वो चीज आपको याद रखनी है। फोर्थ वन इज डेजावू, इसका भी एक क्वेश्चन आया था। और फिफ्थ वन इज जेमिस वू। आने वाले एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है साइकेट्रिक सिम्टम के बेसिस पे। तो कन्फाबुलेशन क्या होता है, वो जो कोई जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, अपनी बीच कोई एक इंसिडेंस है पूरा, मान लीजिए एक पूरा एक इंसिडेंस है इस तरीके से, वो क्या करता है एक फिक्स कोई पर्टिकुलर पार्ट को वो भूल जाता है उस इंसिडेंस को, तो अब वो क्या करता है उस पर्टिकुलर पार्ट में अपनी तरफ से कोई स्टोरी जोड़ के, इस तरीके से स्टोरी जोड़ के सुना देता है, तो क्या अपनी मेमोरी गैप को क्या करता है, अपनी फैंटेसी या सेल्फ थिंकिंग से उसको फिलअप करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड कन्फाबुलेशन। सर्कमस्टांसिबिलिटी में क्या करता है, क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट को कि बताइए आपका नाम क्या है, और पेशेंट बोलेगा कि मेरा गांव ये है, मुझे ये एक्टर पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, और लास्ट में बता देगा कि मेरा नाम रवि है। तो सर्कमस्टेंसिबिलिटी में क्या है, जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लास्ट में वो अपना आंसर दे देता है, लेकिन वो क्या करेगा, एक सरकम बुलाएगा, घुमा के वो आंसर देगा, इस तरीके से सरकम लास्ट में आंसर दे देता है। बस इतना अंतर याद रखना। सर्कमस्टेंसिबिलिटी में क्या होता है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका लास्ट में वो इतने उल्टे सीधे आंसर देके लास्ट में जो हमारा करेक्ट आंसर दे देता है। लेकिन टेंजिबिलिटी में क्या होता है, हम पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलेगा मुझे ये रंग पसंद है, मुझे ये एक्टर पसंद है, मुझे वहां जाना पसंद है, मेरा गाँव ये है, लेकिन कभी भी जो हमने पूछा है आंसर, क्वेश्चन उसका कभी आंसर नहीं देगा, दैट इज टेंजिबिलिटी। ठीक है, सरकम को आपको इस तरीके से आता है, सरकम मतलब सर्कल बना के वापस अपने वाले जो आंसर दे देता है। डेजावू, किसी भी जगह पे हम जाते हैं वहाँ पे जो अनफेमिलियर, जो पहली बार जा रहे हैं लेकिन वहाँ की जगह या किसी इंसान से मिलते हैं तो वो फेमिलियर लगता है, दैट इज डेजावू। जेमिसू इसका उल्टा है, कोई जान पहचान वाला इंसान है जिसको हम जानते हैं, दैट इज फेमिलियर इंसान, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हमें लगता है कि हम इससे पहले मिले ही नहीं, दैट इज अनफेमिलियर। फेमिलियर टू अनफेमिलियर, दैट इज डेजावू। अनफेमिलियर टू फेमिलियर, दैट इज जेमिसू। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा दैट इज कन्फर्मेशन।
नेक्स्ट साइकेट्री का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस करें। विच फाइंडिंग इज सीन इन मेनिया पेशेंट, कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि लैंग्वेज अलग से थी कि बाइपोलर बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसके अंदर मेनिक एपिसोड है, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसके अंदर पूछा गया कि कौन सा जो सिम्टम देखने को चार थे उसमें से एक देखने को मिलेगा, दैट इज अ फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। मेनिया के अंदर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, हाइपरसोमनिया नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि मेनिया वाले पेशेंट में इतनी एनर्जी रहती है कि वो एक जगह बैठता नहीं, वो घूमता रहता है, सोता नहीं है, कुछ खाता पीता नहीं है। ठीक है, तो मेनिया से रिलेटेड अब जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनिया के लिए जो पिछले नोट सेट में पूछ रहे हैं, हर बार नोट सेट में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज मेनिया वाले पेशेंट को हम डाइट कौन सी देते हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, दैट इज उसको देते हैं फिंगर फूड एंड हाई कैलोरी फूड हम देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगले वाले एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, दैट इज फिंगर फूड या हाई कैलोरी फूड। हमारे ये पूछेगा कि मेनिया का पेशेंट है, वार्ड में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इधर उधर घूम रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगी, दैट उसको हमारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो अगर ऑप्शन में ये है, अगर एक ही ऑप्शन है तो आपको करेक्ट आंसर ये कर देना है। लेकिन अगर कई बार पूछ लेता है अलग अलग, क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि फिंगर फूड भी ऑप्शन में है, दैट इज हाई कैलोरी फूड भी ऑप्शन में है, तो द फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, दैट इज फिंगर फूड। ये हो सकता है बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। ईगो डिफेंस इस बार नहीं पूछा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये 15 क्वेश्चन हो गए, अब आपको कमेंट करना है 15 क्वेश्चन में से आप मिलाते चलिए आप कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पेशेंट इज टेकिंग लिथियम, विच ड्रग इज अवॉइडेड। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि पेशेंट लिथियम थेरेपी भी है, तो कौन सी ड्रग हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। पूरा लिथियम का 1 से 21 वीडियो की सीरीज में जितनी बार हमने लिथियम को डिस्कस किया उतना तो किसी भी ड्रग को हमने डिस्कस नहीं करा है। लिथियम का इतना अच्छे से मैंने डिस्कस करा है, इतने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई। इवन लिथियम का जो एक सेपरेट लेक्चर भी हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोट सेट का, उस सीरीज के अंदर लिथियम का पूरा एक सेपरेट 50 मिनट का 40 मिनट का एक पूरा टॉपिक पढ़ा है। तो इतना अच्छे से डिस्कस करा था कि लिथियम इतना इंपॉर्टेंट है पूरी साइकेट्री के अंदर का, कोई एक ड्रग अगर पूछे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज लिथियम थेरेपी। तो लिथियम में क्या है, कौन सी ड्रग हम जो है अवॉइड करते हैं, तो करेक्ट आंसर दैट इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये लिथियम टॉक्सिसिटी कोज करवा देगी, क्या कोज करवा देगी, दैट इज लिथियम टॉक्सिसिटी। इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस करा है, आप जाके देख सकते हैं, आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। और क्या हम इसमें अवॉइड करते हैं, हम हाइपोनेट्रीमिया को अवॉइड करते हैं। हाइपोनेट्रीमिया क्या करेगा, पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी कोज करवा देगा, इसलिए पेशेंट को हम क्या करते हैं, सोडियम मॉनिटरिंग पे रखते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे डिजोक्सिन का क्वेश्चन आता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग रखते हैं, पोटेशियम। वैसे लिथियम के लिए हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है मॉनिटरिंग पे रखते हैं, दैट इज सोडियम। सोडियम कम नहीं होना चाहिए पेशेंट का लिथियम चलते टाइम, वरना जो है पेशेंट की टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक और जो लिथियम का क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, कि लिथियम को जब लेते हैं तो इसके साथ पेशेंट को नोजिया की कंडीशन डेवलप होती है, नोजिया वोमिटिंग लगता है लिथियम कार्बोनेट को। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या जो है यूज करना चाहिए, उसमें कुछ इस तरीके के ऑप्शन थे, हमने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं किया, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि उसको बिफोर मील लेना है, दैट इज बिफोर मील, फर्स्ट ऑप्शन। दैट इज सेकेंड ऑप्शन, बिटवीन मील, बिटवीन मील लेना है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ लेना है, फुल ग्लास ऑफ वाटर। और फोर्थ ऑप्शन था कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ लेना है। ठीक है, तो इसको तो आप एक्सक्लूड कर दीजिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ नहीं लेते हैं। अब जो बिफोर मील, बिटवीन मील और फुल ग्लास ऑफ S2 है, डिपेंड करता है, ये जो गाइडलाइन है तीनों ही गाइडलाइन सही है। लिथियम को हम फूड के जस्ट पहले भी दे सकते हैं, ठीक है, बीच में भी दे सकते हैं और फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ भी लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन डिपेंड करता है कि एम्स अपनी गाइडलाइन में ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या मानता है, और ऐसे क्वेश्चन जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आपको एग्जैक्ट कमेंट करके बताना कि आपने क्या इसका आंसर करा है और क्या इसका जो है एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे, आपको कमेंट करना है। जहां तक हमें पता है कि 4 ऑप्शन थे, फिर भी अगर थोड़ा सा चेंजेस आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो लिथियम का एक और हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, टोटल में 17 क्वेश्चन अब तक डिस्कस किए हैं, तो आपको देखना है कितना आपका सही हुआ है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन पूछा था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है या गुड अटैचमेंट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जो हर बार पूछा जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी हमने खूब बार प्रैक्टिस करवाई है, अपनी जो सीरीज हमने चलाई थी ब्रेस्ट फीडिंग की जो टेक्निक है, उसके अंदर कौन कौन सा था, तो 4 ऑप्शन थे। एक पूछा था कि वो कौन सा एक्सक्लूड और कौन सा गुड मेथड नहीं है, तो यहाँ पे उसने ऑप्शन में डाला था बेबीज लोअर लिप इज इन्वर्टेड, ऑप्शन में था कि गलत टेक्निक कौन सी है, दैट इज इन्वर्टेड।
तो कभी भी जो लोअर लिप है वो इन्वर्टेड नहीं होता, कैसा होता है यहाँ पे देख पा रहे, दैट इज आउटवर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत वाला कि गलत कौन सा था, लोअर लिप इन्वर्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। बींज ईटिंग और इंड्यूस वोमिटिंग, तो ये किस चीज को शो कर रहा है, वेरी इजी, दैट इज द बुलिमिया नर्वोजा। पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाई थी, 100% बोला था ये क्वेश्चन आएगा। ईटिंग डिसऑर्डर पूछ नहीं रहा 2-3 साल तक, इस बार पूछ लिया, बुलिमिया नर्वोजा और एनोरेक्सिया नर्वोजा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसमें तो पेशेंट रिफ्यूज ही कर देता है, ईट नहीं करता है, ईट क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है। लेकिन इसमें क्या करेगा वो, पहले खाना तो खा लेगा, फूड क्या कर लेगा, पहले बींज ईटिंग कर लेगा, जरा से ज्यादा खाना खा लेगा, उसके बाद में क्या करेगा, बाद में उसको पता चलेगा कि यार मैं तो हेल्दी हो रहा हूँ, मैं तो मोटा दिख रहा हूँ, जाके अपने मिरर के अंदर जाके देखेगा और फिर क्या करेगा, वो अपनी वोमिटिंग इंड्यूस करेगा। तो इसके अंदर हम अलग अलग साइन हमें देखने को मिलते हैं। तो दैट इज द 19 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर दैट इज बुलिमिया नर्वोजा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम 20 कर लीजिए, दैट इज 20 क्वेश्चन। बुलिमिया नर्वोजा की कंडीशन दे दी थी और पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, व्हाट मैनेजमेंट फर्स्ट। तो इसमें दो कंट्रोवर्शियल आंसर थे, जो ऑप्शन थे, प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट और करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। देखिए जो मैनेजमेंट है ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट मैनेजमेंट है, दोनों ही हमें करना है, क्योंकि बुलिमिया नर्वोजा की अगर हम बात करें, जो हमने पूरा डिस्कस करा था इतने अच्छे से हमने डिस्कस, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोजा, दैट इज बुलिमिया नर्वोजा। तो बुलिमिया में क्या होता है, पेशेंट जरा से ज्यादा ईट कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद में क्या करता है, वोमिट कर देता है। तो मान लीजिए पेशेंट को, एग्जाम्पल लेते हैं, पेशेंट उसको 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, इसको इस तरीके से समझते हैं कि 2000 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। अब उसने क्या कहा, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग 2000 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसने बीन ईटिंग कर ली, बीन का मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा खाना, तो उसने क्या करा, उसने खाली 2800 किलो कैलोरी, बहुत जरूरत से ज्यादा वो खाना खा लेता है। अब उसको पता चला कि नहीं मैं तो मोटा हो जाऊंगा, फिर जाके वो वोमिटिंग कर देता है। तो वोमिटिंग में कितना करेगा, मान लीजिए उसने वोमिटिंग के अंदर अपना 1000 किलो कैलोरी जो है इंड्यूस वोमिटिंग के थ्रू अपना जो है बाहर लॉस कर दिया, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उसका 1800 कैलोरी स्पेयर हो गया। तो ऐसे में इसका क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक डायग्नोसिस होता है इसका क्राइटेरिया। तो उसका जो बीएमआई है वो क्या होगा, दैट इज नॉर्मल। बीएमआई क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा क्योंकि वो खाना खाता ही नहीं, तो बीएमआई जो है इसका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब दोनों में ये है डिफरेंस। तो यहाँ पे पूछा था कि फर्स्ट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, हाई कैलोरी फूड हम दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा हमने डिस्कस करा था कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, हाइपोकेलेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब पोटेशियम का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से जो कार्डियक अबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मे बी ये कंट्रोवर्शियल है, मे बी इसका आंसर दोनों में से एक मान सकता है, लेकिन हम हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस करेंगे ताकि उसको कोई कार्डियक अबनॉर्मलिटी ना हो। हालांकि जो कार्डियक अबनॉर्मलिटी या इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है सबसे ज्यादा एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलता है। अगर अगर इस कॉन्सेप्ट से देगा तो वो प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट हमारा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हम अभी के लिए जो मान रहे हैं दैट इज प्रायोरिटी मैनेजमेंट। अगर हम बात करें दैट इज करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। हम बता के चल रहे 15 से 20 क्वेश्चन, कोई भी कोचिंग वाले कितना भी बोल दे, ये डिपेंड करेगा एम्स की गाइडलाइन में वो कौन सा मानता है प्रायोरिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज 21 क्वेश्चन, दैट इज 21, विच डायग्नोसिस फ्रेज इज डिफाइंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी। अभी तक हमने साइकेट्री की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। तो डायग्नोसिस फ्रेज जो कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी का हमें डायग्नोसिस बनाना है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी के बारे में, और कौन सा डायग्नोसिस पे जो है एक्यूरेट या करेक्ट होता है। उसमें सारे ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, क्योंकि एंटी सोशल वाला जो है था मैनिपुलेटिव होता है, वो क्या करता है, सोशल नॉर्म। इसका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, सोशल नॉर्म्स या रेगुलेशन या रूल रेगुलेशन को जो है ये मानता नहीं है, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है, उसमें तोड़फोड़ करता है, उसको ब्रेक करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को रूल रेगुलेशन नहीं मानता, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी करता है एंटी सोशल वाला। तो इसका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा, दैट इज सोशल सिपरेशन हो जाता है, क्योंकि उसका मैनिपुलेटिव बिहेवियर, क्योंकि वो एंग्री बिहेवियर, क्योंकि वो सोशली रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा, तो उसका सोशल सिपरेशन हो जाता है। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसका मैनिपुलेटिव बिहेवियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सोशल सिपरेशन ड्यू टू द मैनिपुलेटिव बिहेवियर। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल सिपरेशन ड्यू टू मैनिपुलेटिव बिहेवियर। तो दैट इज द 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 22nd, हिस्ट्रेनिक पर्सनैलिटी के अंदर जो है उसके सिम्टम पूछे थे। सबको पता है ज्यादा फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है हिस्ट्रेनिक पर्सनैलिटी, और उसके अंदर ड्रामेटिक और अटेंशन सीकिंग होती है। क्या होती है,
और इमोशनल होती है। तो कुछ इस तरीके के वर्ड अगर आपको दिया, स्पेशली अगर ड्रामेटिक वर्ड यूज हुआ तो करेक्ट आंसर विल बी हिस्ट्योनिक पर्सनैलिटी। तो ये टोटल हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 23rd, पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ ईचिंग सेंसेशन ऑन स्किन। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी कि एक पेशेंट है, वो कंप्लेंट कर रहा है कि उसकी जो स्किन है उस पर कुछ ईचिंग हो रही है, या फिर कुछ इंसेक्ट जो है या वर्म है, इंसेक्ट जो है वो चल रहे हैं। और जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें कोई फाइंडिंग जो है नहीं देखने को मिलती, कि ऐसा कुछ भी हमें वहाँ पे स्टिमुलस देखने को नहीं मिलता है। तो किस टाइप का हेल्यूजिनेशन है, दैट इज द टेक्टाइल हेल्यूजिनेशन। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं पूरी साइकेट्रिक जो हमने सीरीज के अंदर डिस्कस करी थी, कॉकेन अब्यूज के अंदर। ठीक है, जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उसके अंदर जो देखने को मिलता है, इसी इसी वर्ड को हम दूसरा यूज करते हैं, दैट इज फॉर्मिकेशन। यानी कि जो उसको ऐसा लगता है कि मेरी स्किन के अंडर बहुत सारे जो इंसेक्ट चल रहे हैं, क्राउल कर रहे हैं, ऐसा उसको मूवमेंट लगता है, दैट इज कॉल्ड टेक्टाइल हेलुजिनेशन। किसके अंदर देखने को मिलता है, कोकेन अब्यूजर के अंदर देखने को मिलता है, या ड्रग ड्रग अब्यूजर के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज टेक्टाइल हेलुजिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 23rd क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 24th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंप्लेनिंग अबाउट सिम्टम्स विदाउट एनी सीरियल फिजिकल कंडीशन और डिजीज। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि पेशेंट क्या होगा, एक पेशेंट है वो क्या करेगा, बार बार कंप्लेंट करेगा कि मुझे ये साइन एंड सिम्टम है, मेरे बॉडी में यहाँ दर्द हो रहा है, ये है वो है। और बार बार क्या करेगा, पहले इस डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर फर्स्ट के पास गया, उसने भी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप करा, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं दिखी। फिर क्या करेगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, वहां भी जाएगा, बहुत सारे अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा लेगा। फिर ऐसे डॉक्टर चेंज करता रहता है और बार बार बोलता है कि मुझे मेरी बॉडी में साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं, पेन हो रहा है। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, तो एक्चुअल में उसको कोई ऐसी कोई फिजिकल या मेडिकल कंडीशन नहीं होती उसको, लेकिन उसको ऐसा लगता है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। और इसी को बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग। अलग अलग डॉक्टर के पास जा जाके वो चेकअप करवाता रहता है, दैट इज डॉक्टर शॉपिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड डॉक्टर शॉपिंग। करेक्ट आंसर विल बी हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 25th क्वेश्चन, वेरी इजी। रियलिटी प्रिंसिपल है, वो माइंड के किस कंपोनेंट से को शो करता है, दैट इज इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ईड जो होता है वो प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ईगो जो अगर हम बात करें, दैट इज रियलिटी प्रिंसिपल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी बेसिक, माइंड के 3 कंपोनेंट होते हैं, किसने दिया था, दैट इज सिगमंड फ्रूड ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ईगो। अभी तक साइकेट्रिक और हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 25। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 26th क्वेश्चन, फोबिया ऑफ स्पाइडर। वेरी इजी था, एक्सक्लूड मेथड भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, दैट इज अर्कनोफोबिया। आपको फोबिया के टाइप जरूर पढ़ के जाने, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइकेट्रिक अब डोमिनेंट हो रही है, साइकेट्रिक पहले मेडिकल सर्जिकल ज्यादा पूछ रहा था एम्स, अभी साइकेट्रिक पीडिया और जो आपका ओबीजी है ये डोमिनेंट हो रहा है। तो इन सब्जेक्ट को आप अगर नॉर्सेट की आप प्रिपरेशन करोगे तो इन सब्जेक्ट को आपको जरूर देखना है। एक क्रिटिकल नर्सिंग जो वो आने वाले 10 साल तक भी अगर एग्जाम होंगे तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रायोरिटी बेस होते हैं, कि आईसीयू में ये पेशेंट आया है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, ईटी ट्यूब वगैरह सारा क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंदर आता है। उसके हम प्रैक्टिस करवाएंगे, अलग अलग सीरीज लाएंगे। तो दैट इज द 26th क्वेश्चन, दैट इज अर्कनोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, दैट इज 27। दैट इज 27, पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट बोल एवरीथिंग विल बी गुड इफ आई विल नॉट सर्वाइव। यानी कि पेशेंट क्या है यहाँ पे, डिप्रेस्ड हो चुका है। और ये कौन सा सिम्टम शो कर रहा है, दैट पेशेंट क्या हो गया, हेल्पलेस। 3 सिम्टम होते हैं डिप्रेशन के, हेल्पलेस, होपलेस और बर्थलेस। यहाँ पे पेशेंट शो कर रहा है डिप्रेशन, यानी कि वो बोल रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं दुनिया में नहीं रहूंगा या मैं मर जाऊंगा। तो ये किस टाइप, ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, ऐसे क्वेश्चन था। तो करेक्ट जो आंसर होगा, दैट इज ये एग्जैक्ट जो है, हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है लेकिन एग्जैक्ट जो ये ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा रिस्क फॉर सेल्फ इंड्यूस इंजरी। यानी कि क्या करेगा यहाँ पेशेंट, सुसाइड, सुसाइडल टेंडेंसी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, पेशेंट सुसाइड कर सकता है। तो कौन सा रिस्क रहेगा, रिस्क ऑफ सेल्फ इंड्यूस इंजरी, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 20, इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पता लेकिन क्वेश्चन यही था, मिलियोथेरेपी का क्वेश्चन था कि कौन सी थेरेपी उसको देंगे या कौन सी थेरेपी के बारे में पूछ रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं दैट इज थ्योराप्यूटिक कम्युनिटी। इसके अंदर पेशेंट की सराउंडिंग का इन्वायरमेंट हम चेंज करके उसको हेल्प करते हैं साइकोथेरेपी के थ्रू, दैट इज थेराप्यूटिक कम्युनिटी। एग्जैक्ट लैंग्वेज हमें नहीं मिल पाई, बस इतना पता है कि मिलियोथेरेपी के क्वेश्चन आया था, दैट इज 28th क्वेश्चन, मिलियोथेरेपी का क्वेश्चन आया था, करेक्ट आंसर होगा मिलियोथेरेपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 29,
थेरेपी फोबिया के लिए प्री के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी थेरेपी देंगे, दैट इज अगेन डिसेंसिटाइजेशन। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन हम क्या करेंगे, फोबिया को ट्रीटमेंट करने के लिए हम जो है यूज करते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको सेकंड जो ऑप्शन होगा दैट इज फ्लडिंग। फ्लडिंग ये देखने को मिल सकता है। इसमें क्या करते हैं, जिस चीज से पेशेंट को डर लगता है उसी चीज को उसके पेशेंट के सामने लाके रख देते हैं। यानी कि क्वेश्चन आएगा, आपको लैंग्वेज क्या देखने को मिलेगी, हाई, इस तरीके की लैंग्वेज एग्जाम में देखने को मिलेगी, हाई एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। यानी कि पेशेंट को जिस चीज से एंजाइटी होती है उसी एंजाइटी वाली सिचुएशन को पेशेंट के अंदर लाके, पेशेंट के सामने लाके खड़ा कर देते हैं, तो एकदम से उसका डर चला जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट को हाइट का या किसी पर्सन को हाइट का फोबिया है, तो उसको जाके हाइट पे ले जाके उसको हम उसको फेस करवा सकते हैं। या फिर किसी को क्लोज पेशेंट तो उसको बंद कमरे में जो है डाल के हम छोड़ सकते हैं, दैट इज फ्लडिंग। यानी कि एक साथ स्टिमुलस के उसके कांटेक्ट में लाते हैं। क्वेश्चन आपको ये लैंग्वेज याद रखनी है, हाई एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के साथ उसका कांटेक्ट करवाया जाता है, दैट इज फ्लडिंग। तो अभी हमारा क्वेश्चन पूछा था थेरेपी फॉर फोबिया, दैट इज ए डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन था पेनफुल इवेंट एंड स्ट्रेस व्हेन एवर थिंक अबाउट द इंसिडेंट। यानी कि कोई पेनफुल इवेंट हुआ है और जब भी उसके बारे में सोचता है तो उसको वो इंसिडेंट याद करता है, स्ट्रेस, दैट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये भी जितना हमें पता चल पाया है, ये इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पीटीएसडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 31 फेमिलियर विद अनफेमिलियर सिचुएशन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डेजा वू। सबको पता है इसका उल्टा होता है जेमिस वू, जेम्सा वू या जेमिस वू जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर अनफेमिलियर होगा किससे, फेमिलियर सिचुएशन से। और अगर जो फेमिलियर सिचुएशन और अनफेमिलियर सिचुएशन से अगर जो फेमिलियर हो जाता है दैट इज डेजा वू। तो करेक्ट आंसर विल बी डेजा वू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 31। हमने 31 क्वेश्चन यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज 32 33। ठीक है, हाँ जो ये क्वेश्चन पूछा और दैट इज 34 क्वेश्चन, क्योंकि लिथियम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो कुछ ड्रग के क्वेश्चन है वो हमने ऐड करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन सा था, हिपेरिन का जो क्लासिकल क्वेश्चन है हमारा हर बार पूछा जाता है। ये लगभग अगर 10 जितने बच्चों बेटे 7000 बेटे हैं तो 7000 ने सही किया होगा, दैट इज प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट हिपेरिन का एंटीडोट पूछ लिया था कि बेड साइड कौन सी ड्रग होनी चाहिए। कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करता, हमेशा हर साल इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, दैट इज 32 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा, दैट इज प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट मेथनॉल पॉइजनिंग का, क्योंकि ड्रग के अंदर हमने इंक्लूड किया, पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे काट देंगे। इसमें क्या देते हैं, होमीपेजोल, ये हम पहले डिस्कस कर चुका है मेथनॉल पॉइजनिंग का, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो एडीएसडी की डीओसी पूछी थी, दैट इज मिथाइल फेनिडेट। मिथाइल, दो डीओसी आप याद कर लीजिए, पीडियाट्रिक के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो एडीएसडी, एक जो नॉक्चरल एन्यूरेसिस के अंदर जो डीओसी पूछी जाती है वो, और इमिपेरामाइन जो पूछी जाती है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें लिथियम का, हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो कौन सी ड्रग जो हम अवॉइड करते हैं, दूसरा हम खाने के साथ लेंगे और कब लेंगे, तो इसको हम क्वेश्चन काउंट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज 34 क्वेश्चन की, फीटल फेनिटोन की वजह से कौन सी जो है टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। यानी किसी को पेन किलर में ओपोइड एनाल्जेसिक्स दिए हैं और उसकी ओवरडोज हो गई, तो कौन सी ड्रग हमारे पास होनी चाहिए, दैट इज नेलोक्सोन। ये क्वेश्चन किसका है, दैट इज ओपोइड एनाल्जेसिक्स में क्या आता है, मॉर्फिन, और मॉर्फिन का एंटी डायरेक्ट जो एंटीडोट पूछ लिया था। ड्रग्स से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करें। दैट इज ओपोइड एनाल्जेसिक्स में कौन सा देंगे, नेलोक्सोन। तो हमने अभी तक जो है कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 35 क्वेश्चन डिस्कस करें, जिसके अंदर हमने साइकेट्रिक और कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करें और ड्रग्स वाले। तो अभी तक आपको कमेंट करना है कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन जो है अभी तक सही हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 36 क्वेश्चन, विच ड्रग कैन बी गिवन विद एंटी अरिथमेटिक ड्रग इन एट्रियल फिब्रिलेशन। मे बी जिस क्वेश्चन को मैं कंट्रोवर्शियल लिख रहा हूँ उसको हम एग्जैक्ट आंसर नहीं मानेंगे, हम सिर्फ अपने
अकॉर्डिंग बता रहे हैं। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि कौन सी ड्रग जो एंटी एरिथमिक ड्रग के साथ में दी जाती है एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो हम जो करेक्ट आंसर मान रहे हैं दैट इज द हिपेरिन, ऑप्शन में था एंटीकोगुलेंट। अब इसके पीछे का जो क्या है हमने डिस्कस भी किया था सीरीज के अंदर, जब भी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि अरिथमिया होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा सिम्टम क्या देखने को मिलता है, जो एट्रियम होता है, मान लीजिए ये आपका हार्ट का चेंबर है और यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, यहाँ पे जो एम्बुलाई है, एम्बुलाई क्या होता है वो यहाँ से डिस्क्लोज हो जाता है और वो जाके ट्रेवल करके कहाँ पहुंच जाता है, ये मान लीजिए आपका ब्रेन है, ब्रेन में जाके क्या करवा देता है, स्ट्रोक कोज करवा देगा। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा स्ट्रोक कोज करवाएगा, इस्केमिक स्ट्रोक। तो हमने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, ऐसा क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी थी नॉर्थ सेट के मेंस के लिए, कि ऐसा क्वेश्चन देगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है और कुछ देर बाद में वो सिम्टम क्या शो कर रहा है कि उसको पूरी बॉडी में वीकनेस और मसल्स पैरालिसिस वहां पे देखने को मिल रहा है, या फिर उसका वन साइड की बॉडी में पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, तो किस साइड, किस चीज को शो कर रहा है, दैट इज इस्केमिक स्ट्रोक हो गया पेशेंट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट के साथ स्ट्रोक होने के चांसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगले एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए, क्योंकि हमें एम्बुलाई से प्रिवेंट करवाना है, तो वहां पे हम क्या देते हैं, हिपेरिन थेरेपी, एंटीकोगुलेंट थेरेपी एज ए प्रोफाइलेक्टिक हम यूज करते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर कोई भी एम्बुलाई वहां से डिस्क्लोज होके वहां पे पेशेंट के अंदर जो है स्ट्रोक कोज नहीं करवा दी। तो अभी के लिए हम जो करेक्ट आंसर मान रहे हैं दैट इज हिपेरिन एंटीकोगुलेंट, इसके साथ हम दे सकते हैं, दैट इज 36। ये फार्मा के हमने 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज 38th क्वेश्चन, बर्थ वेट क्वाड्रिपल कब हो जाएगा, ये सबको पता है, दैट इज 5th मंथ पे जो होता है ये डबल हो जाता है, 1 ईयर की अगर हम बात करें दैट इज ट्रिपल हो जाता है, और अगर हम 2 ईयर की बात करें दैट इज 4 टाइम हो जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था कि क्वाड्रिपल कब हो जाएगा, 4 ईयर तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन, बोर्ड लाइक एब्डोमेन इन प्रेगनेंसी, जो मैं बात कर रहा था कि एक जो आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, और नेक्स्ट हम बात करें दैट इज अब्रप्सो प्लेसेंटा, यानी कि जो दोनों किसके अंदर आते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर। तो दोनों की हमने इतनी बार प्रैक्टिस करवाई है, ऐसे बोला था कि 200% ये क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछ रहे हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया में हमेशा याद रखना क्या होता है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, दैट इज पेनलेस होती है, और यूट्रस जो होता है सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये दो वर्ड याद रख लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और अब्रप्सो प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो दैट इज पेनफुल होता है, दैट इज पेनफुल, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, और जो यूट्रस है वो कैसा होता है, दैट इज हार्ड हो जाता है, फिल्म हो जाता है, या फिर बोर्ड लाइक हो जाता है। तो यही पूछा था, बोर्ड लाइक एब्डोमेन, शायद इसके साथ एक और आपको कुछ सिम्टम दिया होगा, दैट इज यूट्रनाइल पेन या क्रेम्पिंग, ऐसा कुछ सिम्टम दिया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अब्रप्सो प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन तो ये मान के चलिए कि हर एग्जाम में एक एग्जाम छोड़ के पूछेगा, हम इस क्वेश्चन को क्या लगाते हैं, 200% वाला क्वेश्चन, कि हमेशा पूछते हैं, हमेशा बोलते हैं हर प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 39 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, दैट इज अब्रप्सो प्लेसेंटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज 40 क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, जो डायबिटिक कीटोसिडोसिस था, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन दे दी थी कि उसके अंदर लैंग्वेज क्वेश्चन की इस तरीके से पूछा होगा कि उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल 350 है, और वो इरेगुलर, मतलब जो लेबर्ड ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है, और फ्रूटी स्मेल जो है उसके ब्रीथ में आ रही है, यानी ये सब चीजें किस चीज को शो कर रही है, दैट इज डायबिटिक कीटोसिडोसिस। तो इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस देखने को मिलता है, दैट इज हाइपरकेलेमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को ट्रीट करते हैं हम, हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाइपरकेलेमिया वहां देखने को मिलेगा, दैट इज 40th क्वेश्चन हमने जो डिस्कस करा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओबीजी का, अगेन जो क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज 41 क्वेश्चन जो हम बात करें, उसके अंदर पूछा था कि जो जुस्मान रेजिमन है उसके अकॉर्डिंग जो एमजी असफोर की जो डोज कितनी दी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए वहाँ पे एग्जैक्ट जो ऑप्शन हमें पता नहीं है, लेकिन जो आप यहाँ पे देख लीजिए अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि इनिशियल जो हम देते हैं इंट्राविनसली 4 ग्राम स्लोली देते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर, और मेंटेनेंस डोज कितनी देते हैं, 1 to 2 ग्राम एवरी ओवर फॉर 24 आवर फ्रॉम द फर्स्ट डोज। तो कुछ इस तरीके के दो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से, फर्स्ट ऑप्शन ये था, सेकंड ऑप्शन ये था, दैट इज थर्ड और फोर्थ, ऐसा कुछ ऑप्शन, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया। ये दैट इज ये अलग प्रीचार्ट रेजमन है, इसमें लोडिंग डोज अलग देते हैं, जिसके अंदर बटक के अंदर इंट्रामस्कुलरली हम लगाते हैं, ये भी कुछ ऑप्शन में इस तरीके से था कि ईच बटक पे हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जुस्पान पूछा, तो जुस्पान का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ग्राम स्लोली देंगे और टू 5 to 10 मिनट, और उसके बाद में हर घंटे 24 घंटे तक हम क्या देंगे, मेंटेनेंस डोज पे उसको 1 to 2 ग्राम देते हैं, दैट इज जुस्पान रेजिमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगले एग्जाम के लिए भी याद रख के जाना आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डेट इज 42 क्वेश्चन,
वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और सर्वाइकल ओस इज ओपन एंड यूट्राइन पेन हो रहा है, तो किस टाइप का अबॉर्शन, दैट इज एक ही अबॉर्शन है जिसके अंदर जो है सर्वाइकल ओस ओपन रहता है, दैट इज इनवाइटेबल अबॉर्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनवाइटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 43 क्वेश्चन। हाँ, जो क्वेश्चन था, चाइल्ड है जिसको कंडीशन पहले ही दे दी थी, पायलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है और साथ में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, तो कौन से सिम्टम शो करेगा उसको डायग्नोसिस से मैच करने के लिए। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन थे आपके, बाइलेस वोमिटिंग, ओलिव सेव मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट और डिहाइड्रेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज ओलिव सेव मास। वहां पे क्या देखने को मिलेगा, पायलोरिक स्टेनोसिस में राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या देखने को मिलता है, ओलिव सेव मास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलिव सेव मास। अब जो बाइलेस वोमिटिंग है ये करेक्ट गलत होगा, क्योंकि जो इसमें जो वोमिटिंग देखने को मिलती है दैट इज नॉन बाइलस वोमिटिंग। ठीक है, नॉन बाइलस वोमिटिंग जो है हमें देखने को मिलती है। डिहाइड्रेशन वहां पे मे बी लेटर स्टेज में हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट जो इसका डायग्नोसिस मैच हो रहा है दैट इज ओलिव सेव मास। आगे के लिए याद रखिए, जो 3 डिजीज में बता रहा हूँ इसको पीडियाट्रिक के अंदर हमेशा आपको पढ़ के जाना, 4 डिजीज, दैट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। सेकेंड अगर मैं बात करूं, दैट इज इंटरसेप्शन, इसके अंदर जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है, इंटरसेप्शन। ठीक है, इसके लिए जो लैंग्वेज क्वेश्चन आता है, टेलीस्कोपिंग, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने करवा रखी है पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्प्रंग डिजीज, जिसका क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछा गया है। हिस्प्रंग डिजीज इसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। और फिफ्थ वन अगर हम बात कर ले चाइल्ड के अंदर, डिहाइड्रेशन। ठीक है, सिक्स्थ हम बात करें दैट इज क्रूप, और सेवेंथ अगर हम बात करें दैट इज एपिग्लोटाइटिस, और लास्ट वन इज ट्रेक्यो इसोफिजियल फिस्टुला। हाँ, एक और ऐड कर लीजिए इसके अंदर, दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये पीडियाट्रिक पूछेगा तो इनसे बार आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा क्रिटिकल केयर को मिक्स करता है वो, तो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के साथ अगर क्रिटिकल केयर मिक्स करेगा तो ये 9 से 10 डिजीज है। इसके अंदर एक दो और ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन 9 से 10 डिजीज है जिसको अंदर आपको पढ़ के जाना है। पायलोरिक स्टेनोसिस का क्वेश्चन इस बार आ गया, हिस्प्रंग का आया, सिस्टिक फाइब्रोसिस का इस बार पूछ लिया, ट्रेक्यू इसोफेजियल फिस्टुला का पूछ लिया, क्रूप और एपिग्लोटाइटिस की हमने इतनी प्रैक्टिस करवाई थी पिछले नोट सेट 5 और 6 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे थे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में सर्फेक्टेंट पूछ लिया। तो आप ये देख रहे हैं जब भी पीडियाट्रिक टच करेगा, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में प्री में भी और मेंस के अंदर पीडियाट्रिक टच करने जा रहा है नोट सेट, तो आपको ये 9 से 10 टॉपिक इतने एटलीस्ट आपको ये इतने अच्छे से आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या है। तो ये 10 टॉपिक जो एटलीस्ट आपको जो इसका मैनेजमेंट वगैरह अच्छे से आप एक बार देख लेना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मान रहे हैं दैट इज ओलिव सेव मास। ठीक है, दैट इज 43 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज 44 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था डुहामेल एंड स्वेंसन प्रोसीजर किसमें किया था, दैट इज अगेन हिस्प्रंग डिजीज। इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन, कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन। ठीक है, तो ये सर्जरी किसके अंदर परफॉर्म करी जाती है, दैट इज हिस्प्रंग डिजीज के अंदर। ये पीडियाट्रिक का एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज 45th। एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक फैक्टर कौन सा होगा। ऑप्शन में ये चारों थे, फर्स्ट वेट, हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस और मिड आर्म सरकमफ्रेंस। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एज इंडिपेंडेंट है वो कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज मिड आर्म सरकमफ्रेंस। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं कौन से एज डिपेंडेंट होते हैं और कौन से एज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मिड आर्म है वो कौन सा है, एज इंडिपेंडेंट। और यही पूछा गया था कि एज इंडिपेंडेंट कौन सा है, इसमें से मिड आर्म विल बी द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था तो एज इंडिपेंडेंट और मिड आर्म, बाकी सब जो है एज डिपेंडेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज 46th क्वेश्चन। ईडीडी पूछ रही थी, वेरी इजी है। 29 अगस्त 2024 को अगर उसका एलएमपी है तो ईडीडी कब होगा, नेगले कौन से फॉर्मूले से पूछा था, नेगले वाले फॉर्मूले से। कैसे करते हैं सबको पता है, दैट इज 9 मंथ और स्टार्टिंग में क्या जोड़ने होते हैं 7 डेज। तो 29 अगस्त को हमने अगर इस तरीके से उसमें 7 डेज ऐड करते हैं दैट इज 05 जुलाई। और इसमें अगर हम 9 मंथ ऐड करते हैं, सॉरी दैट इज 5 सितंबर, और 9 मंथ अगर इसमें ऐड करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 जून। इजी है, सबको इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन आया था सबका सही हुआ होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 5 जून 2024। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज 47th क्वेश्चन। एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन जो उसका आंसर था कुछ इस तरीके का था कि जो मदर है प्रेग्नेंट एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है, और इस तरीके का क्वेश्चन था।
एक प्रेग्नेंट वुमेन है, एंटीनेटल चेकअप पे आई, ऑब्वियसली प्रेग्नेंट है, तो ये एक बार गटपाल के अंदर जी के अंदर तो एक इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जो एक उसकी डिलीवरी हुई है 2 साल पहले, 2 ईयर बैक उसकी एक डिलीवरी हुई, जो कब हुई है, दैट इज 36 वीक पे, ठीक है। और जो बेबी हुआ वो दैट इज 1 बेबी इज अलाइव। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो अगर एंटीनेटल चेकअप पे आई एक बच्चा पहले और एक अभी प्रेग्नेंट है, तो G2 हो गया। क्योंकि 36 पे है तो टर्म डिलीवरी कभी हुई नहीं, प्री टर्म क्योंकि 36 पे हुआ तो एक अबॉर्शन हुआ नहीं, और एक क्योंकि एक 2 ईयर का बेबी जो है लाइव है, तो ये क्या होगा, 20101। ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका लेटपाल स्कोर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 48th क्वेश्चन। जो वीकली आयरन फोलिक एसिड टेबलेट जो होती है, वो कितनी डोज उसके अंदर देते हैं, ठीक है। जो विप्स के अकॉर्डिंग पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 mg एलिमेंटेड आयरन देते हैं, प्लस क्या देते हैं, 500 mcg फॉलिक एसिड दे देते हैं। तो सबको पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज 49th क्वेश्चन। वह इरिथ्रोपोइटिन क्यों दिया जाता है, टू इंक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। इजी क्वेश्चन है। इरिथ्रोपोइटिन जो एकेआई वाला पेशेंट होता है, एक्यूट किडनी इंजरी वाला या सीकेडी वाला पेशेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो किडनी डैमेज हो जाती है और उसके अंदर जो नेचुरल जो किडनी जो हार्मोन बना रही है इरिथ्रोपोइटिन, वो नहीं बन पाता। इसकी वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, वहां पे एनीमिया देखने को मिलता है पेशेंट को, इरिथ्रोपोइटिन की वजह से। तो उसको मैनेज करने के लिए हम जो डायलिसिस के बाद में जो हम लगाते हैं, कई बार हमें जब पेशेंट का डायलिसिस होता है तो उसके साथ हम लगाते हैं आरबीसी फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए, क्या लगाते हैं, ईपीओ पेशेंट को हम सबक्यूटेनियस या आईवीएम लगाते हैं, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। तो करेक्ट आंसर विल बी टू इंक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज 50th क्वेश्चन। बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट फॉर ET2 प्लेसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ऑप्शन में थे, दैट इज एक्सरे, ETCO2 मॉनिटरिंग। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। और तीसरा जो ऑप्शन था कि हम क्या करेंगे, उसमें एयर पुश करेंगे और वहां पे स्ट्रेच लगा के उसके साउंड को सुनेंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अब जिसने एक्सरे किया ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। एक्सरे हम यूजुअली क्या है, प्रैक्टिकली हम करते हैं, एक्सरे प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसने क्या पूछा था, एक वर्ड यूज किया था, दैट इज बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है। तो ETCO2 मॉनिटरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्नोग्राफी के थ्रू हम क्या करते हैं, वेंटिम में एड करके हम उसको ETCO2 मॉनिटरिंग करते हैं। और ETCO2 मॉनिटरिंग में एक ग्राफ देखते हैं, इसमें हेड शेप्ड इस तरीके से बनता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, दैट इज हेड शेप्ड ग्राफ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हो सकता है। तो हेड शेप्ड आ रहा था, इसका मतलब क्या, नॉर्मल फाइंडिंग ETCO2 मॉनिटरिंग चल रही है। तो ET ट्यूब के प्लेसमेंट को करेक्टली बेस्ट टेस्ट कौन सा डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने एक्सरे किया वो गलत है। ETCO2 मॉनिटरिंग के लिए जो बेस्ट टेस्ट होगा, दैट इज सॉरी, जो ET ट्यूब के प्लेसमेंट के लिए जो बेस्ट टेस्ट होगा, दैट इज ETCO2 मॉनिटरिंग, यही करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 51th क्वेश्चन। सिस्टिक फाइब्रोसिस चाइल्ड है, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो क्या एडवाइस देंगे। ऑप्शन में था, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट अवॉइड प्लेइंग विद अदर चाइल्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ऑप्शन बी, दैट इज अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी, रिस्क फॉर रेस्पिरेशन डिटोरिएट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज गिव पेनक्रियाटिक एंजाइम विद फूड। तो कुछ इस तरीके की जो क्वेश्चन है, वहाँ पे ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिले थे। अब आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने इतना डिटेल से डिस्कस करवाया था कि कौन सा इसका, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इसमें डिपेंड करता है क्या आंसर मानेगा। लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अवॉइड प्लेइंग विद अदर चाइल्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो यहाँ पे देखो, ये वाला भी हम उसको क्या करते हैं, डिस्चार्ज एडवाइस देते हैं, ठीक है। अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी, रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी डिटोरेट, ये भी हम देते हैं। और पेनक्रियाटिक एंजाइम भी देते हैं। लेकिन प्रायोरिटी क्या करना है इसके अंदर, देखिए, अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी, रिस्क फॉर रेस्पिरेशन डिटोरिएट। हम रेस्पिरेशन डिटोरिएट को तो प्रिवेंट करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि उसको उल्टा हम जो हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आपको क्या करना है, दैट इज एक्सरसाइज करना है या फिर फिजिकल एक्टिविटी करना है, ताकि जो इसका चेस्ट का जो म्यूकस है, उसके हम जो हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, जो म्यूकस है वो जमा होने लग जाता है, उसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। तो वो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, अगर प्ले करेगा खेलेगा, तो उसका जो सिक्रेशन है वो क्या करेंगे, बाहर आएंगे और इजीली उसको इजी होगा। तो हम इसके, तो अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी, तो ये डिस्चार्ज हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। गिव पेनक्रियाटिक एंजाइम करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस नहीं है, तो उसको क्या होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस
जो है पूरा बाहर नहीं आ पाता है, वहाँ पे म्यूकोस लेयर क्लियरेंस इफेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हम जो मान रहे हैं यहाँ कि डिपेंड करेगा कि एम्स इसको क्या मानता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा हमारे अकॉर्डिंग दैट इज अवॉइड प्लेइंग विद अदर चाइल्ड, क्योंकि उसको रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले चाइल्ड को। तो करेक्ट आंसर विल बी अवॉइड प्लेइंग विद अदर चाइल्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। दैट इज 51st क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन था कि सेकंड थर्ड और एवीएफ लीड के अंदर एस टी इलेवेशन है तो किस टाइप के एमआई को शो करता है। ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने अलग अलग जगह, इंटीरियर वॉल के अंदर कौन सा होता है, दैट इज लेटरल वॉल एमआई के अंदर हम कौन सा देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि V2 V3 और एवीआर हम देखते हैं। ठीक है, लेटरल के अंदर हम V5 V6 देखते हैं, और जो इन्फीरियर वॉल एमआई है उसके अंदर हम कौन से देखते हैं, दैट इज सेकेंड थर्ड एंड एवी आप हम देखते हैं। तो यही पूछा था कि चल इंफीरियर वॉल एमआई है, सॉरी जो सेकंड थर्ड और एवीएफ लीड एसटी इलेवेशन किस चीज को शो कर रहा है, दैट इज इंफीरियर वॉल एमआई। दैट इज 52 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 53 क्वेश्चन। ये तो प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि V1 इलेक्ट्रोलाउड, प्री में या ESIC में इसमें से एक क्वेश्चन आया था। V1 जो इलेक्ट्रोलाउड का प्लेसमेंट हम कहाँ करते हैं, दैट इज फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। उसमें ऑप्शन में क्या था, वहां पे मिड क्लेविकुलर या ऐसा लाइन नहीं पूछा था, नियर टू द स्टर्नम पूछ लिया था। तो करेक्ट आंसर यही होगा आपका, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं राइट साइड में। ये भी था, इसमें ऐड कर लीजिए, राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू द स्टर्नम। तो 53 क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। अब आपको ये देखना है कि आपको 53 क्वेश्चन में से एग्जैक्ट हमने आंसर 50 दिए, 2 से 3 क्वेश्चन डिपेंड करेगा जो एम्स क्या जो है इसका आंसर मानता है। अब तो मान के चलिए आपके 53 में से कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स जो है 0.12 सेकंड है, तो ये किस चीज को शो कर रहा है, दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग, एट्रियल फिब्रिलेशन और बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो इसका आंसर आपने क्या करा, क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स का जो नॉर्मल टाइम अगर हम बात करें 0.06 टू 0.10 सेकंड होना चाहिए, यानी कि लेस देन 0.10 सेकंड होना चाहिए, ये नॉर्मल है। लेकिन 12 है तो QRS कॉम्प्लेक्स हमेशा अगर प्रोलॉन्ग होता है तो वो बंडल ब्रांच ब्लॉक या जो आपका हार्ट ब्लॉक को जो इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, करेक्ट आंसर विल बी बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए, दैट इज 54th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं 36 प्रेग्नेंट वुमेन आई है, 7 mg/dl HB है उसका, क्या मैनेजमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने लगाया था, ये क्या लगाया था हमने, 200% वाला MCQ लगाया था कि ये एग्जाम में नोटशीट में 200% ही पूछा जाएगा। नोटशीट की जो 121 वीडियो और जो 1 से 5 वीडियो की सीरीज, टोटल 26 वीडियो की हमने सीरीज डाल रखी है नोटशीट वीडियो की। ठीक है, उसके अंदर आप जाके देखोगे तो हमने बार बार बोला था कि जो इस तरीके के क्वेश्चन एम्स में पिछली बार पूछा था अगली बार पूछा जाएगा। हमने पूरा क्राइटेरिया इसके अंदर सेट किया था कि 36 पे आती है तो क्या करना है, 34 पे अगर आती है वुमेन तो क्या करना है। ठीक है, हिमोडायनेमिकली स्टेबल है तो क्या करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि 36 वीक पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको इंजेक्टेबल आयरन या फोलिक एसिड टेबलेट दे सकते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उस फीमेल को क्या कर देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, करेक्ट आंसर विल बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो 55 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 56 क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टिव स्टडी इन रिसर्च। क्वेश्चन था कोहर्ट ऑप्शन में, केस कंट्रोल और डिस्क्रिप्टिव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दैट इज द कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी एक दो होते हैं इसके अंदर, रेट्रोस्पेक्टिव होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, और केस कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने 56 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 57th क्वेश्चन। प्रेग्नेंट वुमेन है, पोस्ट ऑफ वार्ड में, उसका कोई ओटी के बाद में पोस्ट ऑफ वार्ड में शिफ्ट हुई है और उसका ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, हिमोप्टाइसिस स्पेशली पूछा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम वो शो कर रही है। करेक्ट आंसर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो 57 क्वेश्चन का आंसर है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं 58, मदर हेल्थ को इम्यूनोटॉमी हमने परफॉर्म कर दी है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो जैसे ही हमने इम्यूनोटॉमी परफॉर्म करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें साथ में क्या करना होता है, फीटल हार्ट रेट को चेक करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी ऑप्शन में था, सारे ऑप्शन हमें अच्छे से हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चेक फीटल हार्ट रेट। हम क्या करेंगे, फीटल हार्ट रेट को इमीडिएटली हमें इम्यूनोटॉमी के बाद में क्या करना है, फीटल हार्ट रेट को हमें चेक करना है, मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हमें एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा कि ऐसा कुछ एमजीएसएफआर का क्वेश्चन था। एमजीएसएफआर की टॉक्सिसिटी का सिम्टम पूछा था, तो दैट इज एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स। इसके अलावा क्या कराता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोच करवाता है।
ओलिगो यूरिया कोच करवाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा क्वेश्चन है? 200% वाला, जो हमने बोला था 200% आएगा, आ गया। जो सीरीज करवाई थी उसमें पूरा डिस्कस करवाया था कि हम जो सबको पूरा डिटेल से डिस्कस करवा चुका है। वहां जाके और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो अगले वाले एग्जाम में आएंगे। तो एमजीएसओ की टॉक्सिसिटी में क्या होगा? एब्सेंट ऑफ नी जर्क रेफ्लेक्स, यानी कि जो नी जर्क रेफ्लेक्स है वो एब्सेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 60 क्वेश्चन। एक्यूट किडनी इंजरी की क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है? उसमें ऐसा था कि आपका यूरिया कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन थे, पोटेशियम कम हो जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन थे। तो एक ऑप्शन था उसमें इंक्रीज क्रेटिनिन, कभी एकेआई वाले पेशेंट के अंदर क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो करेक्ट आंसर दैट इज इंक्रीज क्रेटिनिन। तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता, जितना हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर रहे हैं। तो आपको कमेंट करके, अगर कोई आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज इंक्रीज क्रिएटिनिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, उसकी क्या फाइंडिंग होती है? दैट इज ड्रोलिंग ऑफ सेलाइवा, वहाँ पे बच्चे के अंदर हमें देखने को मिलेगा। हमने बात करी थी जो 10 डिजीज पढ़े हैं पीडियाट्रिक के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके टाइप भी पढ़ लेंगे, जो 1 से 5 तक इसके जो टाइप होते हैं अलग अलग, वो भी आपको पढ़ना है कि फर्स्ट टाइप में क्या होता है। इस तरीके से इसमें क्या होता है, आपकी जो ईसोफेगस है और ये आपका ट्रेकिया है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप होता है। उसके अंदर एक अबनॉर्मलिटी, एच शेप अबनॉर्मलिटी होती है, वो भी आपको देखना है, एक बार इसके टाइप देखना है। तो इसका क्या देखने को मिलेगा, क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा ड्रोलिंग ऑफ सेलाइवा, वहाँ पे कंटिन्यूसली, क्योंकि वहाँ पे ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में जो है फिस्टुला क्रिएट हो गया, तो इसकी वजह से बार बार जो सेलाइवा का ड्रोलिंग वहाँ पे देखने को मिलता है। दैट इज 61 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 62, बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फॉर हाइपरकेलेमिया। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये मैनेजमेंट हम सारे मैनेजमेंट शुरू के 3 मैनेजमेंट हम हाइपरकेलेमिया के लिए करते हैं। ईएसआईसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक और इसके अंदर जो ईएसआईसी में पूछा गया था वो था दैट इज क्रिग्जालेट, जो हाइपरकेलेमिया के मैनेजमेंट के लिए पूछा था। तो ईएसआईसी के कम से कम 5-10 क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लिए नॉर्थ मेंस में। तो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, ये भी हम देते हैं हाइपरकेलेमिया को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईवी इंसुलिन देंगे और डेक्सट्रोज, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, हालांकि हम जो देते हैं अब वो आईवी देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो तीनों ऑप्शन में हाइपरकेलेमिया मैनेजमेंट में पोटेशियम क्लोराइड नहीं देंगे, ऑलरेडी हाइपरकेलेमिया। अब जो क्वेश्चन है कि इनमें से तीनों में करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जब भी हाइपरकेलेमिया का पेशेंट आता है, अगर पोटेश सिर्फ हमें पोटेशियम कम करना है, तो सिर्फ पोटेशियम कम करने के लिए तो हम क्या देते हैं, या तो हम उसको आईवी इंसुलिन दे देंगे प्लस डेक्सट्रोज, ठीक है, प्लस डेक्सट्रोज, या फिर हम उसको डायूरेटिक देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी हमने आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों माना और इमरजेंसी में इसको क्यों प्रायोरिटी माना जाता है? क्योंकि जब भी हाइपरकेलेमिया का पेशेंट होता है उसके अंदर कार्डियक किसी भी टाइम उसको कार्डिक डिसअरिथमिया हो सकता है, ठीक है। कार्डिक डिसअरिथमिया हो सकता है, पोटेशियम ज्यादा होने से हाइपर पोलराइजेशन होगा, तो कार्डिक डिसअरिथमिया हो सकता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम उस हार्ट मेम्ब्रेन की डिसअरिथमिया को मैनेज करने के लिए हम इमीडिएटली हाइपरकेलेमिया का मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि आपको कंडीशन दे दिया कि हाइपरकेलेमिया वाला पेशेंट है, ठीक है, और इसका पोटेशियम हमें कम करना है, बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं पूछा, पोटेशियम करना है, तो तब आप जा सकते हो कि हम इंसुलिन लगा सकते हैं प्लस डेक्सट्रोज लगा सकते हैं, या फिर हम जो है डायूरेटिक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछ ले कि बेस्ट इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है इमरजेंसी के अंदर, तो क्योंकि हमें पोटेशियम कम करने से भी ज्यादा पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उस पोटेशियम जो बढ़ रहा है उसकी वजह से हार्ट जो है हार्ट की मेम्ब्रेन पे इफेक्ट नहीं हो और उसको डिसमेरेजमेंट की वजह से उसकी डेथ नहीं हो जाएगी। तो स्टेट हम क्या लगाते हैं उसको, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो करेक्ट आंसर जो हम मान रहे हैं दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि बेस्ट मैनेजमेंट पूछा था इमरजेंसी में, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट हम लगाएंगे हाइपरकेलेमिया के मैनेजमेंट के लिए। तो दैट इज द 62 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 63 क्वेश्चन। पेशेंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक वाला पेशेंट है, हेमरेजिक शॉक था या हाइपोवोलेमिक, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, और इमरजेंसी के अंदर आया, उसका बीपी इतना था, हार्ट रेट बढ़ गया। 2 लीटर फ्लूइड हम ऑलरेडी उसको एडमिनिस्ट्रेट कर चुके हैं, तो 2 ऑप्शन थे, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे या नोरेट लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा, पहले हम बीटी हम उसको स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद में अगर होगा तो हम फिर आयन ड्रॉप्स पे हम लेते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम इसमें बीटी हम उसको करेंगे, दैट इज 63 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज 64th, मेटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज इन। तो कि जो मेटरनल सीरम
अल्फा फीटोप्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MSAFP, वो किसके अंदर इंक्रीज होता है? तो बहुत सारे बच्चों ने डाउन सिंड्रोम क्या होगा, दैट इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि जो MSAFP है, मेटर्नल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था, अल्फा बीटा प्रोटीन इंक्रीज किसमें होगा, दैट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है, इसका लेवल जो इंक्रीज हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन हम देखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि अगर और भी कोई बेस्ट आंसर है इसमें, और भी कोई ऑप्शन में था, तो हम तभी इसका बेस्ट आंसर कर पाएंगे। लेकिन डाउन सिंड्रोम अगर किसी ने किया तो गलत है, क्योंकि क्योंकि हम क्वाड्रिपल मार्कर करते हैं, जिसके अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं, दैट इज बीटा HCG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम करते हैं एस्ट्राडायोल, एस्ट्रायोल जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रायोल, उसके अंदर हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, मेटर्नल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन और इनहिबिन एक, ये क्वाड्रिपल मार्कर हम चेक करते हैं डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए। तो डाउन सिंड्रोम की अगर स्पेशली बात करें तो क्या होगा, बीटा HCG इंक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रियोल कम हो जाएगा, मेटर्नल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन कम हो जाएगा और इनहिबिन ये इंक्रीज हो जाएगा। तो दो इंक्रीज हो जाते हैं, दो डिक्रीज हो जाते हैं, तो डाउन सिंड्रोम तो आंसर नहीं होगा। बेस्ट अभी के लिए हम जो बेस्ट आंसर मान रहे हैं दैट इज ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी का ऑप्शन था, तो हम उसको ऑप्शन में मान रहे हैं करेक्ट आंसर। और भी कोई बेस्ट ऑप्शन था तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिएगा और क्वेश्चन डाल दीजिएगा कि इसमें ये वाला ऑप्शन भी था, तभी हम एग्जैक्ट इसका आंसर बता पाएंगे। फिलहाल के जो हम करेक्ट आंसर मान रहे दैट इज ट्विंस प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर जो है इसका इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज 64, दैट इज 65 क्वेश्चन, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर पूछा था। कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अंदर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर पूछा था, इस तरीके के कुछ आंसर थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये दोनों गलत है, दैट इज ये, क्योंकि क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, दैट इज करेक्ट आंसर। तो नॉन मॉडिफाइबल, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, दैट इज पटाव सिंड्रोम, सॉरी दैट इज हाँ सॉरी ट्राइसोमी 13, दैट इज पटाव सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 जो है नॉन मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज 66 क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन आया था, वैल्यू दे दी थी। और इस तरीके से PCO2 को जो है नॉर्मली हम क्या बात करते हैं PCO2 के बारे में, दैट इज 35 to 45 है, अगर ये बढ़ रही है तो एसिडोसिस होता है, कम होता है तो एल्कुलोसिस होता है। और PCO2 यहाँ पे अबनॉर्मल थी, तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड अबनॉर्मलिटी हो गया, पीएच जो है एल्कुलोसिस को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज रेस्पिरेटरी एल्कुलोसिस, वेरी इजी, सबने सही किया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, दैट इज 66 क्वेश्चन। अभी 66 क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। और भी कमेंट करके आप बताइए, हम और भी जो सेकंड जो पार्ट लेके आएंगे उसके अंदर जो कंप्लीट जो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन उसके अंदर, 100 हम पूरे, क्योंकि सारे सब क्वेश्चन याद नहीं मुश्किल है, तो हम 70 से 80 क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग के हैं। तब तक के लिए जो 2-3 क्वेश्चन और जो पूछे थे कि डिसेबिलिटी, जो हैंडीकेप्ड है उनको, हैंडीकेप्ड जो पर्सन है उनको अभी रिसेंटली अभी किस नाम से आया था, दैट इज डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड हम उसको बोल देंगे। तो दैट इज 67th क्वेश्चन हम उसको बोल सकते हैं। एक था प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, कुछ ऐसा था, उसमें बेनिफिट किस किस को मिलता है, तो दैट इज 68th क्वेश्चन हम बोले अगर, तो उसमें किसको मिलेगा, दैट इज लैक्टेटिंग मदर प्लस प्रेग्नेंट मदर प्लस एडोलसेंट गर्ल जो कि 11 से 16 साल था, और प्लस अगर हम बात करें दैट इज आपका जो 0 to 6 ईयर तक के चाइल्ड को जो है इसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। कुछ PMJSY या कुछ ऐसी कुछ योजना पूछी थी, जिसके अंदर पूछा गया था कि किसको इसको जो इसका बेनिफिट जो देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करें। कितने क्वेश्चन हमने, 68 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करें। अब आपको कमेंट करना है कि 68 के अंदर जो है कितने क्वेश्चन आपके सही है। नेक्स्ट जो हम आपको कमेंट करना, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसमें हम सारा नोटशीट का सारा जितने बाकी बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आप तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे, हमारा चैनल है यूनिक नर्सिंग क्लासेस, ठीक है, वहाँ जाके सर्च करिए, वहाँ जाके आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो इसके लिए ईजी हो जाएगा, हम पेपर सॉल्यूशन हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके वहाँ पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि और भी कौन सी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।